Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे राधे. राधे 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 राधे. जय श्री राधे. जय श्री राधे. जय श्री राधे. Good morning. Good morning. Very good morning. सुप्रभात. 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 सीताराम. 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 आ जाओ, शुरू करते हैं. वेक्टर कैलकुलस. तो लास्ट टाइम तक हमने जो वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा है, मेन तथा समझाने की जो चीज थी वो ये थी कि भाई वेक्टर से सदिश होते ही हैं. सदिश का मतलब सीधा सीधा गणित में ये होता है कि कई राशियां ऐसी होती है, कई चीजें ऐसी होती है, कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनको समझाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है. एक उनकी दिशा, एक उनका परिमाण. वनी एक चीज से उनको नहीं समझाया जा सकता, पूर्णतः नहीं समझाया जा सकता. पूर्णतः समझाने के लिए आपको उसमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है. एक तो परिमाण की उसकी मात्रा कितनी है, और दूसरी उसकी दिशा कितनी है. अब यही चीजें हम फलनों में भी देखते हैं. फलनों में भी दो प्रकार के फलन आप तैयार कर सकते हैं. एक वो फलन जो सिर्फ परिमाण पर फोकस करते हैं. भाई परिमाण जो है सो है, परिमाण जो है सो है, उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी दिशा में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साधारण ब्याज निकालें तो साधारण ब्याज में आप कभी भी ये नहीं देखना चाहेंगे, या इसका कोई महत्व भी नहीं होगा कि साधारण ब्याज कौन सी दिशा में. किसी का ब्याज निकाला और ब्याज मान लीजिए 6,000 रुपया है, तो आप 6,000 की दिशा नहीं देखेंगे, 6,000 कौन सी दिशा में 6,000 है ना. तो कई चीजें ऐसे हैं, कई फलन ऐसे हैं जिनमें मात्रा ही महत्वपूर्ण है. मात्रा के अलावा कोई और फैक्टर उनमें नहीं होता, कोई और चीज महत्वपूर्ण नहीं होती. लेकिन कई चीजें ऐसी भी है. वही अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी में सिर्फ मात्रा का पता होना पर्याप्त नहीं है. जैसे मैंने एक बॉल को फेंका, बॉल को फेंका, ग्रेविटी कितनी लग रही है मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण जिसको कहते हैं, वो 9.8 है. लेकिन 9.8 बताने के बावजूद भी आप नहीं समझ पा रहे कि 9.8 कैसे काम कर रहा है. मैंने मात्रा बता दी है, लेकिन मात्रा बताने के बावजूद भी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि 9.8 कैसे काम कर रहा है. तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है. 9.8 है, मात्रा 9.8 है, लेकिन 9.8 आपके साथ आपकी गति में किस तरीके से काम आएगा ये आपको तब पता चलेगा जब आपके पास दिशा होगी. तो कुछ चीजें ऐसी है जिसमें दिशा नहीं मिलाई जाए तो वो चीजें अधूरा समझ पाते हैं या ज्ञान नहीं कर पाते हम कि भाई क्या बता रहे हैं. तो ऐसे ही हम आगे बढ़ गए सदिश फलन की तरफ, जैसे जिसमें वो सारी चीजें कवर हो जाए. गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय त्वरण है, आपके इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जिसे आप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ये जितने भी विभव क्षेत्र हैं, जितने पोटेंशियल फील्ड होते हैं, ये सब के सब इसी में कवर होते हैं. क्योंकि ये सिर्फ मात्राएं नहीं है, साथ में दिशाएं भी है. दिशा और मात्रा दोनों मिलकर ही ये प्रभावी बनते हैं. तो इस टाइप के जो फंक्शन है उनको कवर करने के लिए हमने वेक्टर कैलकुलस तैयार किया है. अब इसमें कैलकुलस को मिक्स करेंगे और उन वेक्टर को और ज्यादा निखारेंगे और ज्यादा बेहतर बनाएंगे. अगर हम पीछे मुड़ के देखें, जैसे कि मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया था कि वेक्टर आ चुके थे, काफी लंबे समय तक वेक्टरों ने राज किया. लेकिन वेक्टर को जब तक कैलकुलस से नहीं जोड़ा गया था, जब तक कैलकुलस से नहीं जोड़ा गया था, तब तक वो समझ विकसित नहीं हुई थी जिसकी हम उम्मीद करते हैं. अभी जिस समय हम भी हम जो देख पा रहे हैं, जो साइंस की जो प्रगति अभी हम देख पा रहे हैं, वो प्रगति का सही जो माइलस्टोन है अगर हम माने तो वो है कैलकुलस. कि जब तक कैलकुलस नहीं आया था, आप फिजिक्स को देखिए. हम कहते हैं कि न्यूटन के बाद फिजिक्स स्टार्ट हुई है. एक्चुअली फिजिक्स तो हमेशा से थी, डे वन से फिजिक्स थी. जब से इंसान, मतलब इंसानों के पहले से फिजिक्स थी. फिजिक्स तो सार्वभौमिक है, इसको किसी ने व्युत्पन्न नहीं किया. ये कोई है नहीं इसके कोई माता और पिता है. वो ठीक है, सिंबॉलिकली आप कह सकते हैं कि ये माता है ये पिता है, लेकिन कोई माता पिता नहीं है. वो प्रकृति में पहले से ही थी. यानी जब इंसान नहीं थे तब भी प्रकृति रहती थी, और प्रकृति थी तो भौतिकी भी थी.
अगर भौतिक जगत था तो भौतिकी भी थी, ठीक है। उस समय बस कोई जानने वाला नहीं था, कोई पढ़ने वाला नहीं था। अब पढ़ने वाला नहीं था तो चीजें तो विद्यमान थी ही, पानी था, जमीन थी, ग्रह था, सब कुछ थे, तो भौतिकी तो शुरू से ही थी। लेकिन जब न्यूटन आते हैं, न्यूटन आने के बाद में फिजिक्स का एक विकास का क्रम बढ़ता हुआ नजर आता है कि भाई जब आए और उन्होंने फिजिक्स को एक अलग मुकाम दिया। उसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है जिसके बारे में बार बार हम इंडिकेट करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ग्रेविटेशन जो है, जो गुरुत्वीय बल है, उसने ही न्यूटन को पहचान दी, जबकि एक्चुअल में जो सच है कि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन का दिया गया एक बेशकीमती चीज है। लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज अगर कोई है तो वह है कैलकुलस। क्योंकि कैलकुलस क्या है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया, इसलिए कि लेबनीज ने भी इसको दिया है और न्यूटन ने भी दिया, तो ये मामला थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया, विवाद का हो गया। तो विवाद का होने की वजह से हमने इस मुद्दे को ज्यादा उठाना अच्छा नहीं समझा और न्यूटन को श्रेय दे दिया ग्रेविटी का। सिर्फ ग्रेविटी के नाम से हम उसे जानते हैं। एक्चुअल में कैलकुलस ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी डिस्कवरी है बजाय ग्रेविटेशन के। जैसे अभी एक अल्बर्ट आइंस्टीन का एग्जांपल लेता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, ना कि रिलेटिविटी के लिए दिया गया था। जबकि उनका जो प्रफाउंड वर्क है, जो सबसे शानदार पाइनियर वर्क है, वो कौन सा है, वो है रिलेटिविटी। आज उन्होंने अगर फिजिक्स को बदला है तो वो रिलेटिविटी की वजह से बदला है, ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। लेकिन जो रिलेटिविटी थी वो बहुत समय तक विवाद में रही। विवाद में रहने की वजह से नोबेल कमेटी को डर लगा कि यार इस विवाद में हाथ डालेंगे कल हमारे ही हाथ ना जल जाए, तो उन्होंने आइंस्टीन को नोबेल प्राइज तो देना ही था। कई बार आदमी जो होता है वो प्राइज से बड़ा हो जाता है, कई बार आदमी प्राइज से बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि प्राइज अगर आपने उसको प्राइज नहीं दिया तो आपका प्राइज छोटा हो जाएगा। जैसे गांधी को ले लीजिए। आज अगर हम पीस प्राइज की बात करें, शांति नोबेल की शांति पुरस्कार की बात करें, तो उसमें एक चीज अभी भी उनको खटकती होगी कि हम गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दे पाए। तो गांधी का जो कद था, उस कद के ऊपर अगर गांधी को नोबेल प्राइज दिया जाता तो नोबेल प्राइज की कीमत बढ़ती, ना कि गांधी की। गांधी आज भी वही है, और गांधी को अगर नोबेल प्राइज मिल भी जाता तो भी गांधी वही थे। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो प्राइज से बड़े होते हैं। आज नोबेल कमेटी इतने सालों के बाद में भी अगर सोचती होगी या रिग्रेट करती होगी तो उन्हें वो पल जरूर याद आता होगा कि काश हम गांधी को नोबेल प्राइज दे पाते, है ना। मार्टिन लूथर किंग को उन्होंने दिया है ना, नेल्सन मंडेला को उन लोगों ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी गांधी को नहीं दे पाए, क्योंकि गांधी को जिस साल उन्होंने रखा था उस साल ही गांधी की डेथ हो गई। तो इस वजह से उस समय नोबेल प्राइज का नियम था कि भाई जीवित व्यक्ति को ही दिया जाएगा, तो उस समय वो दे नहीं पाए, तो इस वजह से वो चला गया। और अभी भी वो चीज है, तो सेम वही बात, यही चीज अगर हम देखें तो अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी यही थी। अल्बर्ट आइंस्टीन भी इस मामले में रिलेटिविटी जो दिया था वो कमाल का था, एकदम जबरदस्त था, फिजिक्स को पूरे तरीके से बदल देने वाला था। क्लासिकल फिजिक्स से एक नई फिजिक्स बनने वाला था, लेकिन विवाद में था तो दे सकते नहीं थे। क्या पता ये विवाद किस मोड़ पे जाएगा, जैसे न्यूटन और लेबनीज वाला था। क्या पता आने वाले फ्यूचर में ये श्रेय आज हम न्यूटन को श्रेय दे दें, कल पता चले कि लेबनीज ज्यादा इसके उम्मीदवार है। तो बड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए उसको पीछे सरका दिया गया और ग्रेविटी को ज्यादा आगे रखा गया। ग्रेविटी में कोई डाउट नहीं था, ग्रेविटी न्यूटन की थी, न्यूटन के द्वारा दी गई थी, तो उसमें कोई शक नहीं था, तो उसको आगे बढ़ा दिया गया। जैसे मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन वाला एग्जांपल बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आगे बढ़ा के, उसके एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ा के उस पर उनको नोबेल प्राइज दे दिया, ना कि रिलेटिविटी के ऊपर। तो ये बड़ा सब चीजों में होता है, इसलिए है ना। नोबेल कमेटी भी कोई वो नहीं है कि कोई भगवान चलाते हैं उसको भी इंसान चलाते हैं। इंसानों की भी अपने खुद के बाइज्ड होते हैं, खुद की प्रॉब्लम्स होती है, खुद की सोच समझ होती है, वो दिक्कत खड़ी करती है। तो सेम ऐसे एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि कैलकुलस एक बहुत बड़ी विचार था, एक ज्यादा जबरदस्त विचार था गणित के लिए, क्योंकि वो आपको क्या दे रहा है, आप उसको छोटे से बारीकी लेवल पे, ये आपको रेट ऑफ चेंज देता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है ये हमें परिवर्तन की दर देता है। एक बात बताइए, एक गाड़ी में भी कुछ बताता हूँ, कुछ डेटा, और सोचिए कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि एक गाड़ी है जो 400 किलोमीटर चली, 400 किलोमीटर चली। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बात में खुद को आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है। एक गाड़ी है, मैंने कहा एक गाड़ी 400 किलोमीटर चली, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है 400 किलोमीटर चली, चलती है गाड़ियां आगे। फिर मैंने कहा कि एक गाड़ी 400 किलोमीटर चली, नंबर 2 वो 1 घंटे चली। अब जैसे ही मैंने कहा आपके दिमाग में उसका मतलब
400 किलोमीटर 1 घंटे में चली, यानी इसकी स्पीड 400 थी। अब जैसे ये दोनों चीजें एक साथ आई, दूरी और समय, एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा। और यार 400 की स्पीड से गाड़ी चली है। कि ये रेट ऑफ चेंज जो है, जो समय के साथ आपने देखा दूरी को, तब उसका अलग तरीका आ गया, अलग समझ आ गई। और घोड़ी 400 की स्पीड से चली है, सोचो कितनी तेज चली होगी, कैसे मेंटेन हुई होगी, कैसे मैनेज हुई होगी। तो ये ढेर सारी चीजें साथ में अटैच हो जाती है। यही है रेट ऑफ चेंज। जब तक आप रेट ऑफ चेंज नहीं लाते, मैंने कहा कि सिलेंडर के भाव बढ़े और 400 से 900 हो गया, अभी इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। 400 से 900, हाँ भाई बहुत महंगा हो गया, डबल हो गया, 2.5 गुना हो गया, आप ये कहेंगे। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि पिछले 2 सालों में ऐसा हुआ है, तो आप कहेंगे अच्छा, इसका मतलब हर साल 250 रुपए बढ़े। तो जैसे ही आप दो चीजों को कंपेयर करके रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, आपको इफेक्ट समझ में आता है कि कितने समय में कितना इफेक्ट पैदा हुआ है, वो हम समझते हैं। अगर मैं कहूं कि एक बच्चे ने सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, ठीक है, लोग लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूं कि 15 दिन पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, अब आपकी क्यूरियोसिटी जाग जाएगी। अभी तक सिंगल डेट बात वही है, अभी भी मैं वही कह रहा हूं, सिलेक्शन लिया है, लेकिन एक में मैंने चेंज कर दिया कि 15 दिन में सिलेक्शन लिया है। अब जैसे ही 15 दिन आया, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि 15 दिन मतलब छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर उसने सिलेक्शन निकाला है। ये है रेट ऑफ चेंज। ये है वो महत्वपूर्ण चीज है जो मैं इंडिकेट करना चाहता हूं कि न्यूटन ने क्या किया। न्यूटन ने आपको रेट ऑफ चेंज दिया। रेट ऑफ चेंज एक अलग चीज समझाती है। अगर वही मैं यही चीज सेम कहूं कि एक बच्चे ने 2 साल पढ़ के सिलेक्शन लिया, आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मैं कहूं कि एक बच्चे ने 2 साल पढ़कर सिलेक्शन लिया, अगर वही मैं कहूं कि एक बच्चे ने सिर्फ 1 महीने पढ़ के सिलेक्शन लिया, दोनों बातों में अंतर आ गया नहीं आ गया? डेटा सेम है, सब कुछ सेम है, बच्चा वही सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन एक बार 2 साल के फ्रेम पे और एक बार 1 महीने के फ्रेम पे। सोचने समझने का तरीका पूरा बदल गया। बस यही वो महत्वपूर्ण है कि रेट ऑफ चेंज है, आपको बहुत कुछ बताती है, जो अलग अलग डेटा आपको नहीं बताता। अलग अलग डेटा वो चीज नहीं बता रहा जो एक साथ करने के बाद बता रहा है। तो रेट ऑफ चेंज का महत्व ये हो गया। और ये रेट ऑफ चेंज देता कौन हमें? कैलकुलस। कैलकुलस देता है। आप मानिए कि जैसे ही कैलकुलस आया, जैसे ही वेक्टर के साथ कैलकुलस जुड़ा, सारे के सारे फिनोमिना जो है, इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की समझ वेक्टर कैलकुलस से पहले देखिए और वेक्टर कैलकुलस के बाद में देखिए। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की समझ वेक्टर कैलकुलस से पहले देखिए, वेक्टर कैलकुलस के बाद देखिए। प्रकाश को ले लीजिए, प्रकाश की समझ वेक्टर कैलकुलस से पहले देखिए, वेक्टर कैलकुलस के बाद में देखिए। विद्युत धारा को वेक्टर कैलकुलस से पहले देखिए, वेक्टर कैलकुलस के बाद में देखिए। आपको समझ में आएगा कि वेक्टर कैलकुलस ने आने के बाद उसने इन सभी चीजों को बहुत तेजी से बढ़ाया, बहुत ज्यादा तेजी से। जो विकास हुआ, जो क्रम में बढ़ा, वो वेक्टर कैलकुलस की वजह से हो पाया। और ये सारा श्रेय जाता है फाइनली न्यूटन के पास। तो न्यूटन ने इनडायरेक्टली सारी फिजिक्स को प्रभावित किया, और किसके जरिए? कैलकुलस के जरिए। तो इसका ये बड़ा महत्व हो जाता है। तो हम जो पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, अब उस पर आते हैं एक बार। अभी हम इसके बारे में बात भी करेंगे, आगे जाएंगे। तो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम आएगी, स्टोक थ्योरम आएगी, वो थ्योरम आएगी, वो सीधा फिजिक्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। वो फिजिक्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, है ना। चीजों को थोड़ा सा मायने देने की कोशिश करो। जब तक आप चीजों को मायने नहीं देंगे, आपके दिमाग में वो चीजें कम ठहरेंगी। अगर आप अपने चाहते हो कि अपने दिमाग में कोई चीजें ठहरे, तो ठहरने का एक ही तरीका है, सार। जब तक आप चीजों के निचोड़ को नहीं रखेंगे अपने पास, देखो आप फिल्म देख के आते हैं, पूरी 3 घंटे की या 2.5 घंटे की मूवी है, आपको 2.5 घंटे की मूवी किसी हाल में याद नहीं रह सकती, लेकिन जो याद रह सकता है वो है सार। अगर आपने मूवी के दौरान उसका सार निकाल लिया, निचोड़ निकाल लिया, तो वो तो आपके पास बच जाएगा और बाकी सब कुछ गायब हो जाएगा। हीरो ने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी, हीरोइन ने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी, कहाँ लड़ाई हुई थी, कैसे लड़ाई हुई थी, वो समय फ्रेम के ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वो साफ होता चला जाएगा। गाने वाने, हाँ कोई चीज पहले साफ होगी, कोई चीज बाद में साफ होगी, लेकिन 2 या 3 साल बाद में चर्चा करूंगा मूवी की, तो शायद मूवी का सिर्फ सार आपको याद होगा और उसके अलावा सब गायब हो जाएगा। तो यही वो चीज है जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो टिकती है, वो है सार। तो सार बचाइए, चीजों में थोड़ा सा सार डालने की कोशिश कीजिए ताकि लंबे टाइम तक ये बच जाए, वरना गायब हो जाएंगे। तो सदिश त्रिगुणन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अदिश त्रिगुणन। और अदिश त्रिगुणन का अवकलन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अदिश त्रिगुणन के जो नियम है, इसमें एक खास नियम होता है, आप लोगों को याद होगा कि ये साइकिल में घूम सकते हैं, आप इनको घुमा सकते हैं, घुमाने पर इनका मान चेंज नहीं होता है। तो वो जो हमने सदिशों में पढ़े थे,
वो मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, वरना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस वो सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि इसमें 2-3 गुण थे। एक मेन गुण जिसका जो हम कहते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी अगर आपने इसको रोटेट किया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर आपने इसको रोटेट किया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये सी आ गया, बी, सी, ए, बी, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू बाद में रहेगी। अगर आपने और एक बार घुमा दिया तो जब तक बॉक्स रहेगा, बॉक्स का ये जो गुण है ये हमेशा बना रहेगा। तो जब भी कभी आपको बॉक्स नजर आए तो समझो कि आप उसको रोटेट कर सकते हैं, आप उसको घुमा सकते हैं, और घुमाने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नंबर एक प्रॉपर्टी तो ये थी। एक खास बात ये थी, दूसरी खास बात ये थी इसमें कि अगर मैंने कोई भी दो वेक्टर इंटरचेंज कर दिए, कोई भी दो वेक्टर्स, घुमाया नहीं बल्कि सिर्फ दो वेक्टर को मैंने चेंज कर दिया, ए आगे था, बी बीच में था, सी लास्ट में था, और मैंने कोई भी दो वेक्टर मेरी मर्जी से मैंने तय किया कि ये वाला और ये वाला मैं इंटरचेंज कर दूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। और ऐसा करने पर मेरा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। सी अपनी बी अपनी जगह रहेगा, बस ए और सी को मैंने चेंज कर दिया। ऐसा करने पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि ये सारणिक से बनता है। और सारणिक में कोई भी दो पंक्तियां, यहाँ पे वेक्टर मत समझिए बल्कि सारणिक की पंक्तियां समझिए। अगर आपने कोई भी दो पंक्तियां बदली तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो गए, तीसरा प्रगुण, कोई भी दो वेक्टर सेम हो गए मतलब दो पंक्तियां सेम हो गई। दो वेक्टर सेम होने का मतलब है दो पंक्तियां सेम हो गई, और दो पंक्तियां सेम होने का मतलब होता है सारणिक का मान 0 आएगा, क्योंकि अदिश त्रिगुणा सारणिक से आता है। सारणिक से आता है तो सारणिक की दो पंक्तियां सेम हो गई तो सारणिक का मान भी 0 हो जाता है, तो उससे ये हो जाता है। तो ये तीन गुण जो है ये हम यहाँ पे भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में एक लाइन बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आप वेक्टर के गुणों को भी मानेंगे और आप कैलकुलस के गुणों को भी मानेंगे। ना आप वेक्टर को नाराज करेंगे ना आप कैलकुलस को नाराज करेंगे। दोनों जब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, जिसे कहते हैं साझा, वो जो गठबंधन की सरकार बनती है तो वो एक दोनों आती है, तो दोनों आने का मतलब ये होता है कि गठबंधन धर्म जिसको कहते हैं, गठबंधन धर्म का मतलब ये होता है कि जितनी पार्टियां अब आई है आप सबके हितों की रक्षा करेंगे, और सबकी जो आइडियोलॉजी है वो सबकी बनी रहेगी। कोई भी किसी की आइडियोलॉजी को आघात नहीं पहुंचाएगा, कोई भी किसी के नियम को तोड़ेगा नहीं। तो जैसे यहाँ पे आया है तो सदिश और कलन दोनों साथ में आए हैं, तो दोनों ने गठबंधन किया है, तो गठबंधन का धर्म ये बनता है कि सदिश किसी भी प्रकार से अवकलन के नियम को नहीं तोड़ेगा, और अवकलन किसी भी प्रकार से सदिश के नियमों को नहीं तोड़ेगा। दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ठीक है ना। तो ये गठबंधन यहाँ होगा। अब सदिश में अगर हम जाए, सदिश त्रिगुणन में जाए तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हो गया हमारा सदिश त्रिगुणन। अब हम किसी सदिश त्रिगुणन का अवकलन करें, है ना, अगर इसका हम अवकलन करें तो अवकलन का नियम वैसा का वैसा ही काम करेगा। वही एक का अवकलन कर दो, दो को छोड़ दो, किसी की जगह मत बदलना। बस जो मैंने पहले कहा कि क्रॉस गुणा है, क्रॉस गुणा ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी कि उनकी जगह बदल दे। तो जहां है वहीं जाके उसका अवकलन करके आ जाओ, जो जहां खड़ा है उसका वहीं जाके अवकलन करके आ जाओ। और ये गुणा में है तो जो गुणा का नियम होता है अवकलन का उसको फॉलो करो और उसके पास जाओ अवकलन करने के लिए। जो जहां खड़ा है उसके पास वहां जाके अवकलन करके आ जाओ। जहां भी वो जहां वेट कर रहा है वहां पे चले जाओ, अवकलन करके वापस आ जाओ। किसी की जगह नहीं बदली। अगर अभी आप गौर करो तो क्रम वही है, ए बी सी। यानी जैसे मैंने बताया था गठबंधन की सरकार बनी है तो यहाँ पर सभी की आइडियोलॉजी की रक्षा की जाएगी। तो ये देखो ए बी सी वैसे के वैसे ही है, यहाँ पे भी देख लो ए बी सी, यहाँ पे भी देख लो ए बी सी। हमने किसी को भी अपनी जगह से हटाया नहीं है, बस क्या किया, अवकलन का धर्म भी निभाया है और सदिश का धर्म भी निभाया है। अवकलन का धर्म है कि भाई गुणा में है तो गुणा में है तो मैं एक का करूंगा बाकी को छोड़ूंगा, तो गुणा का नियम निभाया। ए का किया बी सी को छोड़ा, बी का किया ए सी को छोड़ा, सी का किया ए बी को छोड़ा, तो अवकलन का नियम फॉलो हुआ यहाँ पे। अब
अवकलन का नियम फॉलो हुआ है। अगर हम वो दूसरा देखें कि भाई सदिश का नियम तो नहीं टूटा, बिल्कुल कोई जगह बदली नहीं, क्रॉस गुणा थी, क्रॉस गुणा है, तो कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, दोनों के नियमों को एक साथ पूरा करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, सदिश त्रिगुणा जो होती है उसको खोलने का हमारे पास एक तरीका भी है, जिसे हम 132 माइनस 123 कहते हैं, है ना। सदिशों हम लोगों ने ये पढ़ा भी है, 132 माइनस 123। एक और 3 की डॉट गुणा माइनस 123। तो इस नियम का भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप अवकलन ऐसे ही करो, आप चाहो तो पहले इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके फिर अवकलन कर लो, बात वही है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मैं चाहूं तो पहले अवकलन करके फिर सॉल्व कर सकता हूं या पहले सॉल्व करके फिर अवकलन कर सकता हूं, ये दोनों एक तरह से काम करेगी। तो ये सदिश त्रिगुणन का अवकलन हो गया। आगे बढ़ते हैं, फलन के फलन का अवकलन। फलन के फलन का अवकलन, जिसका मतलब होता है कई बार एक फलन के अंदर एक फलन और होता है, एक फलन है उसके अंदर एक फलन और होता है, फलन के फलन का अवकलन। जैसे मान लीजिए एफ एक सदिश फलन है, एफ एक सदिश फलन है जो कि बना हुआ है एक अदिश फलन से, यानी उसके अंदर एक फलन और है, एफ एक सदिश फलन है उसके अंदर एक फलन और पड़ा है, तो फलन के अंदर फलन है, तो आपको क्या करना होगा, जैसा आप करते हैं अवकलन करेंगे, तो वही मैंने पहले ही समझाया था कि गठबंधन की सरकार है, तो जो नियम है वो वैसे ही फॉलो होंगे। फलन के फलन का अवकलन कैसे होता है, वो जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ होगा, पहले एफ का अवकलन होगा, एफ डैश, फिर इसके अंदर जाएंगे, इसका अवकलन होगा, फिर इसका अवकलन होगा, पहले इसका और फिर इसका, तो जो जैसे है वो वैसे हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लें, जैसे ये फलन खुद एफ जो है वो खुद फलनों से बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खुद फलन पड़े हैं, तो अगर हम इनका अवकलन करेंगे तो e की पावर टी स्क्वायर का e की पावर टी स्क्वायर का 2t आई कैप, साइन का हो गया cos टी स्क्वायर का 2t, cos 2t का साइन 2t इंटू 2, ठीक है। तो जैसा नॉर्मल तरीके से आप करते हो वही रहेगा, पहले आप अपने फलन का करेंगे फिर फलन के अंदर वाले का अवकलन होगा। अब कुछ परमे की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परमे जिसपे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परमे बहुत इंपॉर्टेंट परमे है, अगर पूछा जाएगा तो इनसे पूरे चांसेस है कि इनमें से एक सवाल थ्योरेटिकली पूछा जाएगा। परमे किस बारे में, परमे इस बारे में है कि मान लीजिए अगर आपका सदिश फलन का परिमाण अचर हो तो कैसे पता लगेगा आपको, आपको ये अवकलन की सहायता से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी फलन का परिमाण अचर है, या यूं समझो कि किसी फलन का परिमाण अचर है तो उसके अवकलन में आपको वो कैसे दिखाई देगा, कैसे आपको पता चलेगा या क्या संबंध होगा अवकलन के साथ, जब किसी फलन का परिमाण अचर होगा तो कैसे पता लगेगा, किसी की दिशा अचर होगी तो कैसे पता लगेगा, या पूरा सदिश ही अचर हो, इसका मतलब उसकी दिशा और उसका परिमाण दोनों अचर है, इस केस में अवकलन में आपको कैसे पता लगेगा। तो ये कुछ परमे हैं जो हम आगे करने वाले हैं। देखिए 3 चीजें हैं यहाँ पे, कोई परिमाण अचर होने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि दिशा अचर है, परिमाण अचर होने का मतलब ये नहीं है कि दिशा अचर है, या दिशा अचर होने का मतलब ये नहीं है कि परिमाण अचर है, ठीक है ना। हो सकता है जैसे आप सरल रेखा में गति कर रहे हैं, ये लो,
अगर आप सरल रेखा में गति कर रहे हैं तो इस केस में आपकी दिशा अचर है लेकिन परिमाण अचर नहीं है। इस केस में आपकी दिशा अचर है लेकिन परिमाण अचर नहीं है। परिमाण बदलता जा रहा है। एक सड़क पे है और गाड़ी की स्पीड आप बढ़ाए जा रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है मतलब परिमाण बढ़ रहा है उसका, लेकिन दिशा एक ही है, सड़क एक ही है, उसी सड़क पे चले जा रहे हैं। तो इस केस में आपका परिमाण बदल रहा है परंतु दिशा अचर है। जब आपके वर्त पे जाएं तो, अगर हम वर्त पे जा रहे हैं तो और हम दूरी नापे मूल बिंदु से तो हमारी दूरी कभी चेंज नहीं होगी। ये देखो, क्या ये चेंज होगा? नहीं। इस केस में आपकी दिशा हर बार बदलेगी। पहले आपकी दिशा ये थी, इस बिंदु पे आते ये हो गई, इस बिंदु पे 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 ये हो गई। आपकी दिशा लगातार बदल रही है लेकिन आपका परिमाण नहीं बदल रहा। परिमाण नहीं बदल रहा, दिशा बदल रही है। दिशा बदल रही है। या मान लीजिए आप बाइक लेके, एक मौत का कुआं है उसके ऊपर जैसे बाइक लेके वो घूमता है तो वो एक स्पीड से, जब फाइनली पहले बार स्पीड लेके वो सेट हो जाता है उसके बाद में वो एक स्पीड से घूमता रहता है। फिर वो स्पीड तो कांस्टेंट कर लेता है और कोण चेंज करता रहता है। तो वहां पे उसने क्या कर लिया, परिमाण नियत कर लिया लेकिन दिशा अभी भी चेंज हो रही है। तो हो सकता है कोई बंधी हुई नहीं है, दिशा और परिमाण बंधे हुए नहीं है कि भाई दिशा अचर हो गई, है ना। दिशा और परिमाण आपस में बंधे हुए नहीं है, दोनों स्वतंत्र चीजें हैं। दोनों स्वतंत्र चीजें हैं। अगर मैं आपको परिमाण बता दूं तो क्या आप मुझे दिशा बता पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। और अगर मैं आपको दिशा बता दूं तो क्या आप परिमाण बता पाएंगे? नहीं। मैं आपको कह दूं कि एक कार है, वो उत्तर दिशा में जा रही है, बताओ कितनी स्पीड है उसकी? बताओ कितनी स्पीड है? एक कार है, वो उत्तर दिशा में जा रही है, बताओ स्पीड कितनी है? तो उल्टा चल लेते हैं। मान लीजिए एक कार है, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, बताओ वो किधर जा रही है? समझ में आया कि क्या लेना देना है इनका? कोई लेना देना। एक चीज के अंदर दोनों है लेकिन आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है। दिशा के बताने से आप मात्रा नहीं बता सकते और मात्रा से आप दिशा नहीं बता सकते। ये दोनों स्वतंत्र चीजें हैं एक दूसरे से। तो ऐसा हो सकता है कि परिमाण अचर हो परंतु दिशा चर हो सकता है परिमाण अचर हो, दिशा चर हो, या दिशा चर हो परिमाण चर हो, या फिर दोनों ही अचर हो, या फिर दोनों ही चर हो। चारों ऑप्शन ओपन है। चारों ऑप्शन ओपन है। दोबारा बोलो, चारों ऑप्शन ओपन है। किसी सदिश में चारों संभावनाएं ओपन है। दिशा चर हो, परिमाण भी चर हो, उसकी मात्रा भी बदल रही हो, दिशा भी बदल रहा हो, बिल्कुल बदल सकता है। नंबर एक केस बिल्कुल हो सकता है। नंबर दो, ऐसा भी हो सकता है वो दिशा ना बदल रहा हो। दिशा चर हो, बदल रही हो परंतु परिमाण ना बदल रहा हो, ये दूसरी संभावना है। संभावना नंबर तीन, दिशा अचर हो, परिमाण चर हो। और तीसरा हो गया दिशा अचर, परिमाण अचर। केस थ्री, केस। और ये चार क्यों बने? क्योंकि आपस में स्वतंत्र है तो कोई भी स्थिति बन सकती है। अब हम एक एग्जांपल ले देते हैं जिससे ये चारों के चारों कंफर्म हो जाए। चारों के चारों एग्जांपल, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये तीन चारों चीजें कंफर्म हो जाए। तो पहले जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही चर हो, ऐसा सदिश तो ये ले लो, आराम से कोई भी ले लो। ये रहा टी आई प्लस 2TJ प्लस टी क्यूब के। परिमाण भी बदलता रहेगा। टी का मान बदलोगे परिमाण बदल जाएगा, टी का मान बदलोगे परिमाण बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर में दिशा चेंज होती रहेगी। दिशा चेंज होने को कैसे पता लगाओगे? अगर टी का मान 1 रखने पर जो सदिश आया, टी का मान 2 रखने पर जो सदिश आया, वो अगर समांतर नहीं हुए, इसका मतलब दिशा बदल गई। दिशा बदल गई तो टी बराबर 1 रख के देख लो।
t बराबर 1 रख के देख लो, या फिर ये देखो कि जो दिशा है वो t पे डिपेंड कर रही है क्या। t पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब अगर दिशा मतलब एकांक सदिश निकाल के देख लो, अगर वो t पे डिपेंड कर रहा है मतलब दिशा चेंज हो रही है, दिशा चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल जिसकी दिशा चर हो और परिमाण अचर हो, ये ले लेते हैं एफ टी साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस 0 के कैप। अगर आप इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण इसका आएगा 1। अगर हम इसका परिमाण निकालें तो परिमाण 1 आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया, परिमाण 1 रहेगा। यानी टी का मान चाहे कुछ भी हो, इसका परिमाण हमेशा 1 आएगा। और दिशा जो होगी वो लगातार बदलती रहेगी, क्योंकि दिशा आएगी साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस 0 के बटा परिमाण, परिमाण इसका 1 है, तो ये टी पे डिपेंड करेगी, टी पे डिपेंड करेगी, यानी दिशा इसकी लगातार बदलती रहेगी, परिमाण फिक्स रहेगा, दिशा बदलती रहेगी। ठीक है, और अब चलते हैं ऐसा जिसकी दिशा अचर रहे और परिमाण बदलता रहे। ऐसा एग्जाम्पल जिसमें दिशा अचर रहे और परिमाण बदलता रहे, तो एग्जाम्पल में तो है सरल रेखा। सरल रेखा में ऐसा ही होगा। ठीक है, और ये ले लो एफ टी बराबर टी वन आई कैप टी आई कैप 2 टी जे कैप और 0 के कैप, इसे ले लो। ये ले लो, ये इसका जो परिमाण है वो टी पे डिपेंड करेगा, दिशा हाँ बिल्कुल। एक सरल रेखा ले लो, सरल रेखा में क्या होता है, दिशा तो अचर रहती है। अब ये दिशा सरल रेखा ले ली, एफ टी बराबर टी आई प्लस 2 टी जे प्लस 0 के। इसमें आपकी दिशा तो अचर रहेगी, क्योंकि आपका किसी भी बिंदु T1 पे आप दिशा निकालिए और T2 पे दिशा निकालिए, और दोनों दिशाओं का जब अनुपात निकालेंगे तो वो समान आएगा, इसका मतलब समानांतर है। यानी T1 पे जो दिशा थी वही T2 पर है, T1 और T2 पे एक ही दिशा होगी। एग्जाम्पल जैसे इसको समझ लो पहले, इस थर्ड वाले केस को, अगर मैं T1 पे दिशा निकालता हूँ, T1 पे सदिश निकालता हूँ, तो T1 पे जो सदिश आएगा वो आएगा T1 आई कैप, ठीक है, प्लस 2 T1 जे कैप और 0 की कैप। ऐसे ही मैं T2 पे जब निकालूंगा सदिश, किसी और बिंदु T2 पे जो सदिश निकालूंगा वो आएगा T2 आई कैप 2 T2 जे कैप और 0 के कैप। अब मैं इन दोनों सदिशों का अनुपात निकालता हूँ, आई से आई, जे से जे और के से के, अनुपात निकालता हूँ तो अनुपात आता है, आई का अनुपात आया T1 बटा T2, जे का अनुपात भी 2 से 2 कट गया, T1 T2, और ये 0 0 आ गया। तो 0 0 उसी अनुपात में ही माना जाता है जिस अनुपात में बाकी लोग होते हैं। तो ये समांतर हुआ, समांतर हुआ इसका मतलब दिशा नहीं बदली, समांतर हुआ इसका मतलब दिशा नहीं बदली, एक ही दिशा में ये गति कर रहे हैं। तो दिशा नहीं बदली इसका मतलब दिशा अचर है, लेकिन जब परिमाण निकालूंगा तो परिमाण वो
टी के साथ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो T1 पे अलग परिमाण दिख रहा होगा, वो आएगा √T1 का स्क्वायर प्लस 4T1 का स्क्वायर प्लस 0, और यहाँ निकालूंगा तो अलग आएगा। तो परिमाण तो बदल रहा है परंतु दिशा वही पड़ी है। चौथा ले लो अचर। अचर सदिश जब होगा तो आपके सारे घटक भी अचर होंगे, सारे घटक अचर होंगे, यानी कोई भी घटक आपका टी में नहीं होगा। इस केस में आपके सारे के सारे घटक अचर होंगे, 2i प्लस 3j प्लस 4 के या 5 के। ये एग्जाम्पल ले लो, इसमें दिशा और परिमाण दोनों के दोनों आपके अचर हो गए। तो ये 4 केसेस हो गए, चारों हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि किसी सदिश को कैसे पता चलेगा या क्या खास बातें होंगी किसी सदिश में जब उसका केवल परिमाण अचर होगा या केवल दिशा अचर होगी या पूरा सदिश ही अचर होगा। जब आप अचर सदिश बोलेंगे तो समझ जाना कि परिमाण और दिशा दोनों की बात हो रही है। अगर खाली सदिश शब्द यूज कर रहा हूं अचर सदिश, तो अचर सदिश का मतलब दिशा और परिमाण दोनों आ गए। और जब मैं किसी पर्टिकुलर बात करूंगा तो उसका पूरा बोलूंगा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण अचर हो, ऐसा सदिश जिसकी दिशा अचर हो, तो समझ जाना कि उस पर्टिकुलर बात हो रही है। ठीक है, पहली पर में आते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर में नंबर 1 कहती है, मान लो ए जो है एक अदिश चर टी का कोई अवकलनीय सदिश फलन है। ए एक सदिश फलन है, किसका? टी का, और टी अदिश है, और वो तो होना ही है क्योंकि सदिश फलन होते क्या है? जो अदिश चर के सदिश फलन होते हैं, अदिश चर के सदिश फलन होते हैं। ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर है, ए एक सदिश फलन है किसका? टी का। अब ये कह रहा है कि अगर आपने ए स्क्वायर का अवकलन किया तो ए स्क्वायर का अवकलन बराबर होगा 2a डी ओवर डी टी। ये बीच में ये दो परमे हैं, इस परमे को पहले थोड़ा सा समझ लो कि जब आप ए सदिश का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब होता है आप ए डॉट ए कर रहे हैं, और ए डॉट ए करने का मतलब ये हुआ कि ए का परिमाण इंटू ए का परिमाण ए डॉट बी के हिसाब से, ए का परिमाण इंटू कॉस थीटा, दोनों सदिश सेम है इसलिए थीटा का मान 0 हो गया, कॉस 0 हो गया, तो ये आपके ए के परिमाण का स्क्वायर हो गया। कॉस 0 का मान 1, ए का परिमाण क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है ए, तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया। तो ए के सदिश का स्क्वायर या परिमाण का स्क्वायर ए की बात होती है। अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, अगर आप स्क्वायर किसी सदिश का स्क्वायर कर रहे हैं तो किसी सदिश का स्क्वायर करने का मतलब है उसके परिमाण का स्क्वायर करना। ये कायदे की बात, जरूरी बात। किसी सदिश का स्क्वायर करने के बाद में वो सदिश सदिश नहीं रहता, क्योंकि फिर स्क्वायर करने का मतलब होता है डॉट गुणा करना। जब भी यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का अर्थ होगा डॉट गुणा करना, और डॉट गुणा करने के बाद में आपका सदिश आपसे चला जाएगा, वो एक अदिश संख्या होगी, डॉट गुणा होगी तो अदिश बन गया। अदिश बन गया तो ए डॉट ए बराबर होगा ए का परिमाण इंटू कॉस और उसका कोण, दोनों सदिश सेम है तो कोण 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1, तो ये ए के परिमाण का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आ गया। तो किसी भी सदिश का स्क्वायर मतलब उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर यहाँ देखें इसमें ए वाले में क्वेश्चन ने कहा है कि ए सदिश के स्क्वायर का अवकलन, और हम जानते हैं ए सदिश का स्क्वायर मतलब ए के परिमाण का स्क्वायर है ना, सदिश का स्क्वायर मतलब इसके परिमाण का स्क्वायर, और इसका अवकलन करेंगे तो 2a आगे खुद a का डी ए ओवर डी टी, 2a डी ए ओवर डी टी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब यहीं पे यही बात यही कह रहा है कि अगर आप ए सदिश को डी ए डॉट डी टी से, मतलब ए सदिश है आपका और ए सदिश का अवकलन कर लिया, फिर दोनों की डॉट गुणा की, इन दोनों की डॉट गुणा एग्जैक्टली वही होगी जो इनके परिमाण और परिमाण के अवकलन की साधारण गुणा होगी। साधारण गुणा मतलब 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बराबर 6, 3 गुणा 4 बराबर 12, इस टाइप की गुणा की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, ऐसा क्यों हुआ, वो यहाँ पे आ जाओ, वो यहाँ पे आ जाओ। अभी हमने देखा कि ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। इन दोनों के बराबर होने का मतलब ये हुआ, यहां से देखिएगा, इसका मैं एलएचएस सॉल्व करता हूं, एलएचएस सॉल्व करूंगा तो ए के सदिश का स्क्वायर का मतलब हुआ ए डॉट ए, और अगर मैं अवकलन करूं तो डॉट गुणा में अवकलन करते हैं, तो डॉट गुणा में अवकलन करने का तरीका होता है कि पहले का अवकलन दूसरे को छोड़ दो,
फिर पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करो। डॉट गुणा में आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों सेम चीज हो गई। एक और एक कितनी हो गई, 2 हो गई। 2a.d/dt, 2a.d/dt, ये आ गया। अब इसी का मैं RHS से करता हूं, सेकंड वाले से। जब मैं RHS से करूंगा तो RHS से तो ये आ जाएगा जो ये आया हुआ है 2a, जबकि है तो दोनों एक ही बात ना, दोनों एक ही बात है, ये दोनों बराबर है। तो ये वाला अवकलन और ये वाला अवकलन बराबर होगा। दोनों को जब मैं बराबर रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला रिजल्ट। टू ए dA/dt बराबर 2a dA/dt, 2 से 2 कट। तो अगर मैं a सदिश को a सदिश के अवकलन से डॉट गुणा करूं, या बजाय मैं a के परिमाण को a के परिमाण के अवकलन से सीधा गुणा करूं, तो ये दोनों बातें एक ही होंगी, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। ये दूसरा कथन मुझे कह रहा है। ये दो बातें, ठीक है। पहली कथन तो मुझे कह रहा है कि मैं किसी सदिश का स्क्वायर करके अवकलन करूं या उसके परिमाण का स्क्वायर करके अवकलन करूं, वो एक ही बात होता है, वो एक ही बात होती है। क्योंकि एक सदिश का स्क्वायर का मतलब यही होता है कि ए के परिमाण का स्क्वायर। तो चाहे आप उसका अवकलन करो और चाहे उसके परिमाण के स्क्वायर का अवकलन करो, वो एक ही बात है। और वो कितना होगा, 2 गुणा ए का परिमाण इंटू ए के परिमाण का अवकलन। देखिए अवकलन में भी दो बातें होती है, एक तो होता है सदिश का अवकलन करना, एक होता है परिमाण का अवकलन करना। जब आप सदिश का अवकलन करेंगे तो आपको सदिश ही मिलेगा, और जब परिमाण का अवकलन करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो एक संख्या ही मिलेगी, क्योंकि परिमाण है वो अदिश हो चुका होता है। अदिश हो जाता है तो जो आपको मिलता है वो भी एक संख्या होती है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे एक, मान लीजिए ये आपका ए सदिश है, TI जब आप सदिश का अवकलन करेंगे तो आपको सदिश मिलेगा। तो ये आपका आ गया I प्लस 2J प्लस 0K, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसका परिमाण निकाल के अवकलन किया, पहले आपने a निकाला, a मतलब a का परिमाण, परिमाण हो जाएगा आपका √t² प्लस 4t² प्लस 0² जो कि t√5 हो गया। अब इसका जब आप अवकलन करेंगे तो dA/dt बराबर आ जाएगा √5। ये दोनों में फर्क है, तो याद रखिए आप अवकलन कर किसका रहे हैं, परिमाण का कर रहे हैं या सदिश का कर रहे हैं। क्योंकि ए दो रूपों में है, एक परिमाण रूप में, एक सदिश रूप में। तो आप अवकलन कर किसका रहे हैं। पर एक चीज और अभी आएगी, दिशा का। जब ए कैप का अवकलन करेंगे तो ए कैप का करें तो भी सावधान हो जाइएगा। जब आप ए कैप का अवकलन करें तो ए कैप का मतलब होगा ए सदिश बटा ए का परिमाण, आप इसका अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, ए भी तीन रूपों में, ए भी तीन रूपों में, एक तो सदिश रूप में, एक परिमाण रूप में, एक एकांक सदिश के रूप में। तो आप किसका अवकलन कर रहे हैं उसका भी ध्यान आपको रखना होगा कि अवकलन कर किसके रहे हैं, परिमाण का कर रहे हैं या सदिश का कर रहे हैं या फिर एकांक सदिश का कर रहे हैं। तो वो याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये कुछ प्रमेय हैं जो थोड़ी सी हेल्प कर देगी भाई, कि अगर आपको कभी किसी सदिश के स्क्वायर का अवकलन करना पड़े तो आप उसके परिमाण का अवकलन कर लीजिए, परिमाण के स्क्वायर का अवकलन कर लीजिए, बराबर होगा। नंबर 2 कथन यह कह रहा है कि किसी सदिश को उसके सदिश अवकलन के साथ डॉट गुणा करो, या फिर उसका परिमाण निकाल के परिमाण का अवकलन निकाल के दोनों की गुणा कर दो, एक ही बात है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा आपका ए सदिश, ये रहा आपका ए सदिश का अवकलन, इन दोनों की डॉट गुणा कर दो, इन दोनों की डॉट गुणा वही आएगी, इन दोनों की डॉट गुणा वही आएगी अगर मैं ए के परिमाण को, ये रहा ए का परिमाण और ये आ गया ए के परिमाण का अवकलन, इन दोनों की गुणा कर दूं तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 5t आएगी ना। इनकी गुणा करके देख लो 5t आती है नहीं आती, इनकी गुणा करके देख लो 5t आएगी। t 4t², 4t, t 4t 0, 4 और 1 5t, ये भी 5t है, ये भी 5t है।
तो पर ये नहीं कह रही कि परिमाण और दिशा बराबर है, या उसके बाद में वो कह रही है कि भाई अगर आपको ये करना पड़े तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो जब भी आपके पास लंब और आधार होगा तो आपके पास कर्ण भी आ जाएगा। तो ये वैसी प्रमेय है कि भाई ऐसा करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों बराबर चीजें। अगला, किसी सदिश ए टी का, अब एक एक प्रमेय पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अचर सदिश होने की, अगर कोई सदिश फलन है, उसके अचर सदिश होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। आवश्यक और पर्याप्त यानी दोनों साइड से ये बात सत्य है। जब भी कोई सदिश फलन अचर होगा तो ये बात सत्य होगी, ये बात सत्य होगी। अब अचर सदिश लिखा हुआ है, अचर सदिश लिखा हुआ है, कोई दिशा या परिमाण की अलग से बात नहीं की गई है। तो अचर सदिश होने का मतलब है परिमाण भी अचर है और दिशा भी अचर है। सदिश ही अचर कह दिया, इसका मतलब दोनों अचर है, दोनों अचर है। अगर अचर सदिश बोल रहा है, अगर अचर सदिश बोल रहा है, इसका मतलब दोनों अचर है। अचर सदिश में दोनों आ जाते हैं, तो दोनों अचर है, डन। ठीक है, जब भी कोई सदिश अचर होगा यानी उसकी दिशा और परिमाण दोनों अचर है, तो उसका अवकलन टी के साथ करने पर 0 आएगा। और अवकलन 0 आ रहा है तो वो अचर सदिश है, मतलब उसकी दिशा भी अचर है, परिमाण भी अचर है। ये बात दोनों साइड से सत्य है, क्योंकि आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त लिखा हुआ है, और आवश्यक पर्याप्त शर्त का मतलब है बात दोनों साइड से सही है, बाई डायरेक्शन है। मतलब जब भी अचर सदिश होगा उसका अवकलन 0 होगा, अवकलन 0 हो रहा है इसका मतलब वो अचर सदिश है। और अचर सदिश में रिपीट करता हूं, दोनों चीजें आ जाती है, परिमाण भी आ जाता है और दिशा भी आ जाती है। तो परिमाण और दिशा, अगर किसी सदिश का अवकलन 0 है तो उसका परिमाण भी अचर है, उसकी दिशा भी अचर है। लेकिन खाली दिशा अचर है, इसका कैसे पता लगेगा? ये एक और इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक अचर परिमाण के सदिश, अगर कोई सदिश है जिसका परिमाण अचर है, केवल सदिश अचर नहीं है, सिर्फ परिमाण अचर है, थोड़ा सा ठीक करिएगा। अगर कोई सदिश का अचर परिमाण, सिर्फ परिमाण अचर है, सदिश अचर नहीं है, इसमें लिखा हुआ है देखो, बशर्ते वह सदिश स्वयं अचर सदिश न हो। खुद अचर सदिश नहीं है, खुद अचर नहीं है, सिर्फ परिमाण अचर है। सिर्फ परिमाण जब जो आप निकाल रहे हो वो अचर आ रहा है, लेकिन एज ए सदिश, सदिश का मतलब परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसका मतलब ये कहना चाहता है किसी परिमाण अचर है, दिशा चर है। ऐसा कोई सदिश अगर होता है और उसका अगर आप अवकलन करते हैं तो उसके अवकलन से आपको जो सदिश मिलेगा वो सदिश ए सदिश के लंबवत होगा। अगर आपके पास कोई ए ऐसा खास सदिश है जिसकी दिशा चर है लेकिन परिमाण अचर है, ऐसा कोई सदिश जिसकी दिशा चर है, दिशा तो बदल रही है परंतु परिमाण नहीं बदल रहा, ऐसा कोई अगर सदिश है तो उसका अवकलन करने पर आपको जो सदिश प्राप्त होगा वह सदिश ए के हमेशा लंबवत होगा। ये सदिश ए और ये सदिश आपस में लंबवत होंगे। अवकलन करके बना सदिश ए सदिश के लंबवत होगा, हमेशा नहीं। हाँ हाँ, फिर से गलती मत कर देना, हमेशा नहीं। कब? जब आपका सदिश ऐसा हो जिसका परिमाण अचर हो। अगर आपके सदिश का परिमाण अचर है तो उसके अवकलन से जो सदिश बना है वो उसके लंबवत होगा, परिमाण अचर होने के बाद। ठीक है, क्लियर है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी सदिश एटी का परिमाण अचर होने का आवश्यक है पर्याप्त प्रतिबंध। किसी सदिश का परिमाण अचर है
दिशा अचर हो चाहे ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे परिमाण की बात हो रही है, केवल परिमाण अचर हो, इसका कैसे पता लगेगा? इसका पता लगेगा ए सदिश को ए सदिश के अवकलन के साथ डॉट गुणा करो। ए सदिश को ए सदिश के अवकलन के साथ गुणा करो, अगर वो 0 आता है इसका मतलब ए सदिश का परिमाण अचर है। पूरा सदिश अचर है या नहीं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हो सकता है सदिश ही अचर हो सकता है उसका दिशा भी अचर हो सकता है कि वो ना भी हो, लेकिन परिमाण अचर होगा इस बात की गारंटी है। अगर किसी सदिश ए का अपने अवकलन के साथ डॉट गुणा 0 आता है तो उसका परिमाण निश्चित तौर पर अचर होगा। अब दिशा की गारंटी कुछ नहीं है, दिशा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हाँ परिमाण के बारे में जरूर बोल सकते हैं। सेम वही बात, अगर परिमाण अचर है तो उसके अवकलन के साथ डॉट गुणा 0 आएगा। देखो जितना कहा जाता है गणित में उतना होता है, जो नहीं कहा जा रहा है इसका मतलब वो ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया का मतलब कुछ भी हो सकता है, वहां कुछ भी हो सकता है, वहां पे आप मत फंसे तो ज्यादा ठीक है। तो गणित उन चीजों की गारंटी लेती है जिसके बारे में वो पुख्ता होती है। गणित सिर्फ उन चीजों के बारे में ही जिक्र करती है जिनके बारे में वो पुख्ता होते हैं, श्योर होती है कि ऐसा तो होगा, ऐसा तो पक्का होगा, बस उसी के जिक्र वो करती है। उसका जिक्र नहीं करती जो ग्रे एरिया होता है, मतलब जो सही भी होता है कभी गलत होता है उसके बारे में बात ही नहीं करती, क्योंकि गणित ने पहले तय किया हुआ है कि हम उन चीजों को शामिल ही नहीं करेंगे जो कभी सही और कभी गलत हो सकते हैं या जो संशय में हो सकते हैं, उनका काउंट ही नहीं है। तो परमे जितना कह रही है उतना समझिएगा। परमे दिशा की बात कर रही है, नहीं कर रही, इसका मतलब दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिशा कुछ भी हो सकती है, अचर भी हो सकती है, चर भी हो सकती है। हाँ परिमाण, अगर ऐसा हुआ तो परिमाण अचर होगा, अगर ऐसा हुआ तो परिमाण अचर होगा, और परिमाण अचर होगा तो ऐसा होगा। आवश्यक है पर्याप्त शर्त हो गई है, ये अलग से आवश्यक नहीं है, ये पूरा है, ये आवश्यक है पर्याप्त है। हम सदिशों के बारे में बात ही नहीं कर रहे। इस चीज को बताने के लिए ये आपस में एक दूसरे के लिए पर्याप्त है, अन्य किसी और की जरूरत नहीं है। परिमाण अचर है ये बताने के लिए ये अपने आप में आवश्यक है, अपने आप में पर्याप्त है। जब भी अचर होगा ये बात होगी मतलब आवश्यक है, जब भी अचर होगा ये होगा मतलब ये आवश्यक है, और जब ये होगा तो ये होगा, इसका मतलब पर्याप्त है, अपने आप में ये पर्याप्त है। तो आवश्यक पर्याप्त, तो ये दोनों अपने आप में आवश्यक पर्याप्त हो गए। तो ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा, और ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय होगी, पाइथागोरस प्रमेय होगी तो ये अपने आप में दोनों एक पूर्ण रूप बना लेते हैं, जिसे हम आवश्यक है पर्याप्त प्रतिबंध कहते हैं। दोनों साइड से दोनों सही है, किसी और तीसरे की इनको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला आगे है दिशा। ये शर्त है दिशा की, दिशा की दिशा अचर होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। किसी की दिशा अचर है मतलब ए कैप नाम दे देते हैं, ए कैप अचर है, दिशा अचर है, दिशा नहीं बदल रही है, तो इसका मतलब ए सदिश का अपने अवकलन के साथ क्रॉस गुणा 0 होगा। ए सदिश का अपने अवकलन के साथ क्रॉस गुणा 0 होगा। ठीक है, ए सदिश का अपने अवकलन के साथ क्रॉस गुणा 0 होगा, या क्रॉस गुणा 0 हो रहा है तो फिर ये अचर है। ए कैप मतलब उसकी दिशा अचर है, दिशा अचर है तो क्रॉस गुणा 0 होगा। तो अब यहाँ पे तीनों को समराइज करें तो ये देख सकते हैं, अगर कोई सदिश अचर है, पूरा सदिश अचर है दिशा सहित परिमाण सहित, तो उसका अवकलन 0 आएगा। अवकलन 0 आएगा मतलब वो अचर है, अचर है सदिश अचर है तो उसका अवकलन 0 है, अवकलन 0 है तो सदिश अचर है। ये हो गया। खाली दिशा का कैसे पता चले कि केवल दिशा अचर है, केवल दिशा अचर है, कि दिशा अचर है इस बात की कैसे जानकारी हो कि भाई इस सदिश की पूरी गारंटी तो नहीं है, लेकिन क्या इसकी दिशा अचर है, तो उसकी क्रॉस गुणा करके देखिए उसके अवकलन के साथ, अगर क्रॉस गुणा 0 आती है इसका मतलब वो एक दिशा में अचर है। परिमाण में अचर है, डॉट गुणा करके देखो, परिमाण का पता चल जाए। पूरा सदिश अचर है तो सीधा अवकलन करके देखो, सीधा अवकलन अगर 0 आ गया तो फिर पूरा सदिश ही अचर है, दिशा सहित परिमाण सहित ही अचर है। तो ये चीजें कनेक्ट होती है। ठीक है, सही है। आगे, वक्र के किसी बिंदु पर स्पष्ट रेखीय इकाई सदिश, यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट।
मान लीजिए कोई कर्व है आपके पास, अब हम अवकलन का थोड़ा सा और उपयोग उठाते हैं। मान लीजिए कोई कर्व है हमारे पास, कोई भी वक्र, इस वक्र का हर बिंदु का कोई तो सदिश होगा, हर बिंदु का एक सदिश होगा, इसका नाम दे दिया आर सदिश। ये आर सदिश हो गया। जैसे निर्देशांक होते हैं ना एक्स वाई जेड, हर बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड, तो हर बिंदु का एक सदिश होता है आर सदिश, है ना। जब आप उसको धुरी रूप में लिखते हैं तो आप आर सदिश के रूप में लिखते हैं, कार्तीय रूप में लिखते हैं तो एक्स वाई जेड में, हर बिंदु का एक्स वाई जेड लिख रहे हैं तो आप कार्तीय रूप लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, हर बिंदु के अपने एक्स वाई जेड है, हर बिंदु के अपने एक्स वाई जेड है। ऐसे ही हर बिंदु का अपना एक सदिश है। अगर इसी को आप मूल बिंदु से मिला दो तो हर बिंदु का अपना एक सदिश हो गया, स्थिति सदिश हो गया। तो हर बिंदु का अपना एक स्थिति सदिश है। मान लीजिए ये स्थिति सदिश जो है, इस बिंदु का स्थिति सदिश आर क्या होगा, इसका 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 क्या होगा। तो मान लीजिए वो इस फॉर्मूले द्वारा आता है, इस फलन द्वारा दिया जाता है। आपके हर बिंदु का स्थिति सदिश आप इस फलन द्वारा निकाल सकते हैं। आपका वक्र ऐसा है, आपका वक्र ऐसा है, इसको धुरी रूप बोलते हैं, इसको धुरी रूप बोलते हैं। कार्तीय रूप में तो आप एक्स वाई जेड से कनेक्ट करते हैं, धुरी रूप में आप आर से कनेक्ट करते हैं। तो आपके हर बिंदु का स्थिति सदिश आर जो है वो बराबर है एफ टी, ठीक है, आर बराबर एफ टी। तो अगर आप यहाँ पे अवकलन करते हैं इस आर का, ये जो स्थिति सदिश है, अगर आप इसका अवकलन करते हैं और डी आर ओवर डी टी निकालते हैं, जो आपके हर बिंदु का स्थिति सदिश है उसका अगर आप अवकलन करते हैं, डी आर ओवर डी टी निकालते हैं, तो डी आर ओवर डी टी जो है उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है उसकी दिशा को निरूपित करेगा। अगर ये आर है आपका तो ये डी आर ओवर डी टी है। डी आर ओवर डी टी हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। उस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उस वक्र के ऊपर उस बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी उसी दिशा में आपका डी आर ओवर डी टी होगा। यानी डी आर ओवर डी टी का एकांक सदिश जब आप निकालोगे तो इसकी दिशा बाहर आ जाएगी, तो इसकी दिशा स्पर्श रेखा की दिशा होगी, इसकी दिशा स्पर्श रेखा की दिशा होगी। यानी डी आर ओवर डी टी का एकांक सदिश निकाल लो, और वो कैसे निकलेगा, सदिश बटा सदिश का परिमाण, इस सदिश में इस सदिश के परिमाण का भाग दे दो, भाग देते ही ये एकांक सदिश बन जाएगा। एकांक सदिश बनने का मतलब दिशा बन गया। अब ये दिशा बन गई, ये दिशा किधर होगी, ये हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। और स्पर्श रेखा कौन सी, जिस बिंदु का आर आपने यूज किया है, जिस बिंदु का, याद रखिए आर सबके अपने अपने हैं, इसका अपना आर है, इसका अपना आर है, इसका अपना आर है, इसका अपना आर है, हर किसी का अपना अपना स्थिति सदिश है। तो आपने जिसका भी आर यूज किया है उस आर पे जो भी आर यूज किया, मान लो ये वाला आर यूज किया तो ये पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट पे जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसका सदिश ये रहा। और इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, तो हर बिंदु पे आने वाली जो स्पर्श रेखा की दिशा है वो आपको वहां से मिल जाएगी अवकलन के जरिए। तो ये अवकलन का एक और एडवांटेज हो गया कि अगर आप अवकलन करते हैं तो आपको उस बिंदु पे एक स्पर्श रेखा की दिशा तैयार हो जाती है कि स्पर्श रेखा किधर जाएगी। अगर उस बिंदु पे मैं स्पर्श रेखा खींचूं, किसी वक्र में किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचूं तो वो कौन सी दिशा में जाएगी, इसकी जानकारी मुझे डी आर ओवर डी टी दे सकता है। तो ये चीज होगी, और ये आगे जाके बन जाती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इतनी सी घटना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारे पास गणित की एक नई ब्रांच खुल जाती है जिसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जो आप नॉर्मली एमएससी में पढ़ते हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो आपको दोनों चीजें दिख रही होगी, ज्योमेट्री दिख रही है, वक्र दिख रहा है, वक्र दिख रहा है तो ज्यामिति आ गई। अब इस ज्यामिति में हमने अवकलन को यूज किया है स्पर्श रेखा निकालने के लिए। ऐसा हमने 12th में भी किया था, ऐसा हमने 12th में भी किया था, स्पर्श रेखा की ढाल निकालने के लिए dy बाई डी का यूज किया था, जबकि ढाल निकालने के लिए y बराबर mx प्लस सी था, लेकिन वो इतना आसान नहीं था जितना dy बाई डी था।
हमने स्पर्श रेखा की ढाल निकालने के लिए हमारे पास y बराबर mx प्लस सी है, लेकिन y बराबर mx प्लस सी लगाने से पहले आपको पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होता है, और वो निकालना है तो वो तो ढाल बिना वो नहीं निकलेगा। और समझ रहे हैं, अगर ढाल नहीं होगी तो y बराबर mx प्लस सी नहीं निकलेगा, और y बराबर mx प्लस सी निकलेगा ही नहीं तो ढाल कैसे निकलेगी। तो वो तरीका आपके लिए बहुत बेकार सा हो जाता है। लेकिन अवकलन जो है वो बिना स्पर्श रेखा का समीकरण निकाले बिना भी आपको किसी बिंदु पे ढाल बता रहा था कि किसी बिंदु पे ढाल कितनी है। तो ये अवकलन का सबसे बड़ा बेनिफिट उसमें दिखाई देता है कि आप किसी भी वक्र के किसी भी बिंदु पे जाके देख सकते हैं कि उसकी ढाल कितनी है। उस बिंदु पर अगर रेखा खींची जाए तो उसकी ढाल कितनी आएगी, हर बिंदु पे जाके ढाल का पता किया जा सकता है अवकलन की सहायता से। यानी वहां पे आपको देखने को मिलता है कि कैसे ज्यामिति और अवकलन मिलकर कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, जिसको पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ज्योमेट्री अपने आप में काफी हद तक बेहतर है, लेकिन कुछ कमियां तो सब में ही होती है, लेकिन उस कमी को किसने पूरा किया, अवकलन ने। और अवकलन और दोनों मिलकर एक अच्छे तरीके से भूमिका निभा के मिल के काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। तो फिर इसी को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रांच बन गई जिसको कहा गया डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बस आप यही करते हैं कि ज्यामिति को अवकलन की सहायता से पढ़ते हैं, अवकलन का उपयोग कर करके पढ़ते हैं, जिससे वो और ज्यादा खुल जाती है। जितना चीजें पहले आप ज्यामिति में नहीं कर सकते थे, अवकलन के आने के बाद आपका होरिजन बड़ा हो गया, अब वो आप ज्यादा चीजें कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आपके पास मजदूर हुआ करते थे, मजदूरों से आप खड्डा खुदवाना, काम करवाना, खेतों में काम करवाना करवाते थे। लेकिन जब जेसीबी आई, जेसीबी के आने के बाद में आपके काम का होरिजन बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, काम करने का तरीका बढ़ गया, बेहतर तरीके से आप काम कर पाए। गौर किया, जेसीबी वही कर रही है जो पहले मजदूर किया करते थे, वही काम जो अब जेसीबी कर रही है वो पहले मजदूर किया करते थे। ऐसा नहीं था कि जेसीबी नहीं आई थी तो काम नहीं होता था, काम तब भी होता था। वॉल ऑफ चाइना बनाई है वो जेसीबी ने नहीं बनाई, मजदूरों ने बनाई है। पिरामिड जो है वो मजदूरों ने बनाए, लेकिन काम तो पहले भी होता था। फिर जेसीबी ने क्या किया, जेसीबी ने उस काम को रफ्तार दे दी, परफेक्शन दे दिया, है ना, वो चीज बदल दी। सेम वैसे ही यहाँ पे हुआ कि ज्योमेट्री तो पहले भी थी, लेकिन अवकलन ने क्या किया, अवकलन ने उसके विकास की दर को बढ़ा दिया, तेजी उसमें ला दी। तो यही वो उपयोग है जिससे ब्रांच बन जाती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। फिर इसको आगे हम ज्योमेट्री को अवकलन की सहायता से पढ़ते चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा रेखीय इकाई सदिश किसी बिंदु पर। तो याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, आगे सवाल करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, हमें इनकी जरूरत आगे महसूस होगी। आगे बढ़ते हैं, अभी हम ठीक है तो सवाल करेंगे आज, कोशिश करेंगे आज एक क्लास लेंगे उसमें हम इसके सवाल करेंगे ताकि ये चीजें समझ में आ जाए, टिक जाए। अब आ जाओ सदिशों का आंशिक अवकलन। सदिशों का आंशिक अवकलन करने से पहले मान लेते हैं कि हमारा जो सदिश फलन है वो एक्स वाई जेड पे निर्भर करता है। वो 3 स्वतंत्र चर या 2 स्वतंत्र चर एक्स वाई पे डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है तो उसका अवकलन भी होगा उनके साथ। अब मान लीजिए अब तक हमने जो किया और अब जो कर रहे हैं दोनों में क्या फर्क है। अभी जस्ट अब एक तरह से हम नए पार्ट पे आ गए। उससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले भी हमारा फंक्शन सदिश फलन ही था, लेकिन पहले वो सिर्फ एक चर पे डिपेंड किया करता था, सिर्फ एक चर, केवल एक अदिश चर। और हम देखते हैं कि जो आगे बढ़े, अगर हम देखें तो हमारी चीजें जितनी भी है, अगर हम हमारी फिजिक्स को देखें तो हमारी फिजिक्स में सिर्फ टाइम पे निर्भर करने वाली चीजें इतनी नहीं है कि सिर्फ टाइम पे निर्भर। हाँ, टाइम एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन टाइम के अलावा आपकी जो विस्थापन है, उसकी जो जगह है, उसका जो बिंदु है, उसके जो निर्देशांक है, उस पर भी निर्भरता होती है कि एक्स वाई जेड क्या है। मतलब आपका फलन सिंपली सिर्फ समय का फलन हो ऐसा नहीं हो सकता। आपका फलन सिर्फ समय का फलन हो इतना पर्याप्त नहीं है। आपका फलन नॉर्मली जगह का भी फलन होता है, उस स्थान का भी फलन होता है जिस स्थान पर वो रखा गया है या रखा हुआ है। इसे छोटे से एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से मिलना है, किसी व्यक्ति से मिलना है, तो क्या आप उसको ये कह दें कि चलो 4 बजे मिलते हैं, तो क्या 4 बजे बोल करके आप उससे मिल सकते हैं? सिर्फ आप उसे ये बता देंगे चलो 4 बजे मिलते हैं, तो क्या आप 4 बजे मिल जाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये अधूरा है। आपको ये भी बताना होगा कि 4 बजे कहाँ मिलना है। कहाँ का भी उतना ही महत्व है, जब तक आप कहाँ नहीं बताएंगे
ये 4 बजे वाला पूरा परिपूर्ण डिटेल नहीं देता है। 4 बजे मिलेंगे, उस फलाने रेस्टोरेंट में मिलेंगे। तो आपने लोकेशन भी बताई प्लस आपने समय भी बताया, दोनों मिला के वो डिटेल पूरी हो पाई। तो कई बार आपका फलन सिर्फ समय का फलन नहीं होता, सिर्फ समय का फलन नहीं होता, बल्कि और भी चीजों का फलन होता है, जगह का भी फलन होता है, एक्स वाई जेड का भी। तो हम उन फलनों को भी अब शामिल कर रहे हैं जो जगह के भी फलन होते हैं, एक्स वाई जेड वाले। तो मान लीजिए आपका कोई फलन है 3 चरों वाला एक्स वाई जेड का। अभी हम टी को थोड़ा सा पीछे धकेल रहे, एक बार एक्स वाई जेड पे पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा में समय फर्क नहीं डालता। आप कहोगे कि अभी तो आप समय का नाम ले रहे थे, अभी समय का ज्यादातर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक लैब में ही करते हैं। एक लैब में जब आप करते हैं, और समय की एक चीज ऐसी है वो हमेशा चलता ही रहता है, वो हमेशा चलता ही रहता है। तो चीजों को समय के साथ हम ज्यादातर देखते भी नहीं है। अगर गाड़ी की स्पीड चलानी हो तो बात अलग है समय के साथ, बाकी अगर मैं कोई लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उसका समय से कोई लेना देना नहीं है, उसका समय से कोई लेना देना नहीं है। मैं दो चीजें मिक्स कर रहा हूँ, दो चीजों को मिक्स करके कोई तीसरी चीज बना रहा हूँ, उसमें समय का कोई लेना देना, खास लेना देना नहीं है। तो ज्यादातर जो लेना देना है वो उसके निर्देशांकों का लेना देना है कि एक्स वाई जेड। तो हम उसकी बात करें, ऐसे फलनों की बात कर रहे हैं जो 3 चीजों पे एक्स वाई जेड पे निर्भर करते हैं, ताकि इनको हम चित्र पे दर्शा भी सकें कि ये कहाँ है, कहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, कहाँ कितने पे, किस एक्स वाई जेड पे फलन क्या मान देगा आपको, ये सब कुछ बात कर सके। हम इस टाइप के फलनों की बात करने वाले हैं। खाली टाइम वाले फलन हम पहले कर चुके हैं, है ना। वैसे टाइम यहाँ पे टी का मतलब टाइम नहीं है, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि हम टाइम पे ज्यादातर बातें करते हैं। गणित में कोई भी चीज फिक्स नहीं की जाती है, फिक्स इसलिए नहीं की जाती ताकि व्यापकता बनी रहे, व्यापकता बनी रहे, व्यापकता बन, है ना। व्यापकता का मतलब समझते हैं, व्यापकता का मतलब है आप चीजों के बारे में व्यक्ति, जब भी आप भाषण देते हैं तो आप किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं देते, रामू श्यामू मोहन। तो आप कोशिश करते हैं कि आप जो बोलें कुछ इस तरीके से हो, इतनी व्यापकता हो कि उसमें सब कवर हो जाए। तो गणित भी बिल्कुल वैसा ही हिसाब अपनाती है कि एक व्यापकता का लिहाज लेती है, ताकि इस तरीके से बातें करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाए, ठीक है ना, ज्यादा चीजें कवर हो जाए, हम इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं, तो अब हम इसे सरल भाषा में बात करते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज में ना करके, इतना लंबा नाम ना दें, छोटा था। पहले हम पढ़ रहे थे एक चरों वाला फलन, अब एक चरों से बहुत चरों वाले फलन पे चल रहे हैं। बहुत चरों वाले मतलब जिसमें एक से ज्यादा चर होंगे, 2 चर हो सकते हैं, 3 चर हो सकते हैं, 4 चर हो सकते हैं, 5 चर हो सकते हैं, डैश डैश एन चर हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम थोड़ा सा बांध लेंगे कि भी 3 चरों तक मैक्सिमम पढ़ेंगे, 3 चरों से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर 3 चरों से ज्यादा यहीं पढ़ लेंगे तो फिर पीजी में क्या पढ़ेंगे, है ना, पीजी में क्या पढ़ेंगे। तो 11th-12th में आप एक चर वाला पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में आप 3 चरों तक चले जाते हैं, और फिर पीजी में आप एन चरों तक चले जाते हैं। तो हर क्लास को बनाया गया इसीलिए कि इस क्लास में आप इतना इतना पढ़ लीजिए। तो अभी हम एक से ज्यादा चरों के लिए पढ़ेंगे, और एक से ज्यादा चरों में भी हम अपने आप को 3 तक ही रोकेंगे, 3 से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो एफ एक फलन है जो 3 चरों पर डिपेंड करता है, एक्स वाई एंड जेड के ऊपर, ठीक है। अब एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, तो इसके अवकलन जब आप करने जाएंगे तो आप पूर्ण अवकलन वाली बात नहीं कर सकते। पूर्ण अवकलन तब होता है जब फलन एक चर का हो, जब एक चर का हो तो इसका अवकलन पूर्ण अवकलन होता है। ये आंशिक अवकलन में हमने पढ़ा हुआ है कि पूर्ण अवकलन केवल तब होता है जब फलन सिर्फ एक चर पे डिपेंड करता हो। लेकिन जब फलन कई चरों पे डिपेंड करता है तो आपको एक नया अवकलन बुलाना पड़ता है, जिसको कहते हैं आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन तब पहुंच जाता है जब आपका फलन एक से ज्यादा चरों का होता है। जब आपका फलन एक से ज्यादा चरों का होता है तो आपका पूर्ण अवकलन विराम कर लेता है और शुरू हो जाता है आपका आंशिक अवकलन। और आंशिक अवकलन में आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आप एक टाइम पे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक टाइम आप y के सापेक्ष कर रहे होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मैंने बाकी दो को एक बार स्थिर कर दिया है। z के साथ करने का मतलब है मैंने बाकी सबको एक बार रेस्ट दे दिया है, और सिर्फ z के साथ परिवर्तन को मैं नोट कर रहा हूँ। x के साथ मतलब केवल x के साथ कर रहा हूँ, उस समय y और z रेस्ट कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट है। और ऐसा नहीं कि y और z कांस्टेंट है, लेकिन जिस समय आप x के साथ परिवर्तन निकाल रहे हैं उस समय आप ये मान रहे हैं कि भाई सिर्फ मैं x को देख रहा हूँ। ये कुछ वैसा है जैसे मान लीजिए ओलंपिक में 10 प्लेयर एक साथ भागते हैं, आपने कहा कि 10 प्लेयर एक साथ नहीं भागेंगे, पहले प्लेयर 1 भागेगा और उसका टाइम नोट करूंगा, प्लेयर 1 भाग लिया, ठीक है तुम यहाँ खड़े हो जाओ, फिर प्लेयर 2 भागो, फिर प्लेयर 3 भागो। तो अब उसमें क्या कर रहे हैं, एक प्लेयर भाग रहा है, बाकी कांस्टेंट हो गए, है ना। एक तो ये हो सकता है कि 10 के 10 प्लेयर एक साथ भागे और फिर आप तय करें कौन जीता कौन हारा। लेकिन एक चाहते हैं कि आप एक एक व्यक्ति की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, तो आपने कहा कि प्लेयर 1 भागो, वो भागा और उसका टाइम नोट किया, फिर दूसरे प्लेयर को कहा ले तू भाग,
उसका टाइम नोट किया, फिर तीसरे को बोला तू भाग, फिर टाइम नोट किया। तो इस तरीके से आप एक एक आदमी की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बाकी को स्थिर करते हुए, रोकते हुए। भागेंगे सब, बारी सबकी आएगी, लेकिन एक बार में एक की बारी आएगी। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स का मतलब यही है कि आप एक्स के साथ परिवर्तन निकाल रहे हैं, उस समय वाई और जेड स्थिर है, फिर वाई के साथ निकाल रहे हैं, एक्स और जेड स्थिर है, जेड के साथ निकाल रहे हैं और एक्स और वाई स्थिर है। तो ये 3 प्रकार के अवकलन यहाँ पर हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम इसका अवकलन करें तो 3 अवकलन हो सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड का फलन है। तो पहला मैंने एफ एक्स के साथ कर लिया, एक्स के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा 2x वाई, वाई मेरा कांस्टेंट है, वाई जेड बाहर, एक्स का 1, जेड स्क्वायर के कैप। ये हो गया मेरा एक्स के साथ। मैं वाई के साथ भी कर सकता हूँ, वाई के साथ करूंगा तो सिर्फ वाई के साथ करूंगा, उसमें एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, एक्स स्क्वायर बाहर, वाई का 1, आई कैप, एक्स और जेड बाहर, वाई का 1 प्लस एक्स और जेड, वाई है ही नहीं, 0 हो गया। ऐसे ही डेल एफ ओवर डेल जेड, जेड के साथ करूंगा तो 0 आई कैप, यहाँ पे जेड है, एक्स वाई बाहर, जेड का 1, तीसरे वाले में एक्स बाहर, जेड का 2 जेड, 2 एक्स जेड की कैप। ये लो, ठीक है, ये हो गया आंशिक अवकलन। क्लियर है? सही है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रायिकता के साथ, फिर और चर्चाएं करेंगे इसके ऊपर। और आज एक क्लास और रखी है मैंने, एक क्लास इसकी और रखी है, वो इसलिए कि भाई थोड़ा सा थोड़ा सा धीमापन नजर आ रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि कहीं वो टाइम टेबल वाला जो हमारा डेडलाइन थी वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसलिए एक बार थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस और ले लेते हैं बीच में, ताकि कहीं आगे ना चले जाए। हमारा टारगेट ये था कि भाई नॉर्मली जून, मतलब हमने कम स्टार्ट किया था, जब हमने स्टार्ट किया था वो था लगभग जनवरी हाफ में शुरू किया था हमने, और हमारा था कि भाई जुलाई एंड और अगस्त के हाफ तक हम पूरा कर लेंगे। तो वो 15 अगस्त तक का जो टाइम टेबल है उस तक में वो पूरा हो जाए तो कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ताकि उससे आगे ना जाए और हमारा थर्ड वाला जो टाइप है, तीसरी बार जो कोर्स है वो टाइम पे स्टार्ट हो जाए, है ना। तो चलो मिलते हैं, तो लगे रहिए बस, है ना, लगे रहिए। अच्छा, 15 जनवरी को स्टार्ट किया था ना, हाँ तो फिर ठीक है यार, मैं मेरा एवरेज बड़ो ठीक है, मतलब मैं शुरुआत मेरी धीमी है लेकिन बाकी मेरा बहुत बढ़िया हुआ है। अगर देखो तो, अगर सोचो तो मेरी स्पीड कितनी शानदार है। 15 जनवरी से चालू है आप, 15 जनवरी से चालू है तो आप इन अकाउंट करा तो 6 महीना, 7 महीना, यानी 15 दिसंबर 15 अगस्त में अगर आप खत्म करा तो 7 महीना हो। तो सोचो 7 महीना में आप कोर्स करियो, जबकि एक नॉर्मली लोग 8 महीना जिका भी रातों रात मतलब उड़ता चल है, मतलब जिका इं कहीं बस कोर्स के बारे में बात ही कौन करे आप, जबकि सारी बातें भी करा, सब चीजें डिस्कस भी करा, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, स्टोरीज, सब चीजें लेकर चला, तो आप 7 महीना में कोर्स कर देशा। और जबकि आपने प्रैक्टिस है ना कमाल ही हुए, बस सब कुछ होने के बाद में 10th लेवल तक को भी आप पूरा, और 10th लेवल को तो और भी अच्छा लेवल से आप लेकर चले हो। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप 7 महीना में कर रहे हैं और 8 महीना में कर रहे हैं, जिका घोड़ा पर बैठ चल रहे, तो इसको मतलब है कि मैं बढ़िया खेलूं, मैं बढ़िया प्लेयर हूँ, ठीक है ना, मैं बढ़िया प्लेयर हूँ, तो देख सको, ये बात नहीं मतलब अच्छा खेलूं मैं। हाँ, थाने हिस्ट्री भी पढ़ाऊँ, सारी चीजें भी बताऊँ, हर चीज पर आप बात भी करा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर लेट हो जाएंगे।